सीधा उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहां पे उसका साथी दरोगा एडमिट था। वो दरोगा साथी को देखता है और देखकर जैसे ही बाहर निकल रहा होता है वैसे देखता है कि उसकी शादी जिस लड़की नेहा से तय हुई थी, उस नेहा को उसकी बहन और उसकी माँ दोनों कंधों की तरफ से पकड़े हैं। वो बेचारी धीरे धीरे चल रही है। सर के सारे बाल जो है वो निकल चुके हैं, यानी कि वो गंजा हो चुकी है। जब राहुल ये सब देखता है तो वो तुरंत ही नेहा को पहचान जाता है, उसकी माँ को पहचान जाता है। पहले तो वो सोचता है कि मैं बाहर से किनारे होके कन्नी मार के निकल जाऊं, लेकिन जब वो ये स्थिति देखता है तो कहता है कि मानवता ये हमें सीख नहीं देती है। भले ही मैंने शादी नहीं की, उसकी दुर्घटना हो गई, लेकिन मुझे एक बार हाल चाल तो लेनी ही चाहिए। वो उसकी माँ को जैसे ही देखता है पहचान जाता है। उसकी माँ कहती है, राहुल बेटा तुम? तो कहता हाँ माँ जी। वो देखता है नेहा को, तो नेहा जब शादी तय हुई थी तो एक खूबसूरत एक नौजवान लड़की थी, लेकिन आज नेहा हड्डियों का ढेर बन गई थी, एकदम कंकाल सी लगने लगी थी। उसकी आंखें अंदर घुस चुकी थी, बहुत ही दुबली पतली लग रही थी। वो उन लोगों को सांत्वना देता है। राहुल एक हष्ट पुष्ट बादी का सधा हुआ नौजवान था। घर में उसके मम्मी पापा थे जो अब बुजुर्ग हो चुके थे। पिता रामराज की उम्र करीब 50 से 55 साल हो चुकी थी। राहुल गांव की जिस भी गलियों में निकलता तो उसे देखते सबके मुंह से एक ही चीज निकलता कि राहुल ने गजब की बॉडी बना रखी है। वह बहुत ही जिम का शौकीन था, दिन भर कसरत करता था, सुबह शाम कसरत करता था और उसके बाद अपने पिता रामराज के कामों में हाथ बटाता था। उसके पिताजी के नाम गांव में 1 बीघे की खेती थी, जिससे काम करके घर का गुजारा चलाते थे रामराज। अपने बेटे को जैसे तैसे बहुत सारी गलत परिस्थितियां, बहुत सारी मजबूरियां, बहुत सारे दुख के दिन देखने के बाद भी रामराज ने अपने इकलौते बेटे राहुल को खूब सारा पढ़ाया लिखाया। धीरे धीरे राहुल अब बड़ा हो गया था, नौजवान हो गया था, ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। उसकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई धीरे धीरे अब पूरी हो जाती है और पिता रामराज कहते हैं कि बेटा अगर तुम्हें यहाँ पे खेती बाड़ी में कुछ काम करना है तो करो। वैसे मेरे हिसाब से खेती बाड़ी और गांव के कामों में कुछ भी पैसा नहीं मिलता है। गांव की खेती जानते ही हो, घर का खाने पीने का खर्चा चल जाए वही बहुत है। बेटा तुम अच्छे खासे नौजवान लगते हो, तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, पढ़े लिखे हो, का अब खर्चा और घर की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारे ऊपर है। बेटा कहीं परदेश चले जाओ और बाहर जाकर कमाओ। लेकिन राहुल अपने पिताजी से कहता है कि नहीं पिताजी, मैं यहीं पर रह के काम करूंगा, मैंने कुछ सोच रखा है, मैं वो अपना लक्ष्य पाने के लिए मेहनत करूंगा। और राहुल गांव में बने एक ग्राउंड में सुबह शाम लगातार जाकर दौड़ लगाता था। गांव वाले बहुत ऐसे व्यक्ति थे जो राहुल को देखकर हंसते थे कि राहुल अब भर्ती की तैयारी करने लगा है, या तो वो फौज में जाएगा या तो पुलिस में जाएगा। लेकिन गांव वालों की हंसी का राहुल पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि राहुल अब ये तय कर चुका था कि उसे अब प्राइवेट नौकरी या बाहर परदेश जाकर नहीं कमाना है। जो कुछ करेगा वो अपने घर में ही रहकर करेगा। और राहुल लगातार सुबह शाम दौड़ लगाता था, कसरत करता था। मेहनत करते करते बीच में ही बिहार दरोगा की भर्ती आती है और बिहार दरोगा में राहुल फार्म डाल देता है। फार्म डालने के बाद वो जी जान से लग कर, ग्रेजुएशन की पढ़ाई चूंकि उसकी खत्म हो चुकी थी, इसलिए जी जान से लग कर वो दरोगा की पढ़ाई करने लगता है और सुबह शाम दौड़ भाग करने लगता है, ताकि यदि वो परीक्षा पास कर जाए तो उसे दौड़ भाग में उसकी शरीर थोड़ी सी हष्ट पुष्ट है, थुलथुल है, तो उसे कोई दिक्कत ना हो। राहुल लगातार मेहनत करता जाता है और कुछ दिन बाद ही बिहार दरोगा का एग्जाम होता है। के बाद कुछ दिन बाद जब राहुल का दरोगा परीक्षा का एग्जाम आता है तो पता चलता है कि वो दरोगा में सिलेक्ट हो चुका है। दरोगा में सिलेक्ट होने के बाद उसके पिता रामराज के सपनों को मानो 4 चांद लग गए। उसे वो चीजें मिल गई जो उसके परिवार में, उसके खानदान में आज तक किसी ने नहीं किया था। इधर राहुल हंसी हंसी अपने गांव, अपने दोस्तों से मिलकर अपनी ट्रेनिंग, अपना प्रशिक्षण पूरा करने के लिए दरोगा का चला जाता है ट्रेनिंग सेंटर पर। और इधर उसके माता पिता अकेले जिंदगी गुजारने लगते हैं। सपने अब पूरे हो चुके थे। रामराज सोचता है कि अब हमारा बेटा जवान हो चुका है, उसे मंजिल मिल चुकी है, उसे अच्छी खासी दरोगा के पोस्ट पर नौकरी मिल चुकी है। अब मैं अपने बेटे की एक अच्छी जगह पे शादी करूंगा। इधर आलम ये था कि राहुल जब तक अपनी ट्रेनिंग पूरा करके आता तब तक उसके दरवाजे पर शादी करने वाले, यानी कि लड़कियों वाले के लाइन लग चुकी थी। बहुत सारे लोग आते, लेकिन रामराज उन्हें यह कह के विदा कर देता कि अभी हमारा बेटा ट्रेनिंग पूरी कर ले,
उसके बाद ही हम शादी के बारे में सोचेंगे। आखिर हमें उसकी भी तो राय लेनी होगी। धीरे धीरे 2 साल का समय बीत जाता है और राहुल का प्रशिक्षण पूरा हो जाता है। राहुल छुट्टी लेकर अपने घर आता है, देखता है कि वो गांव, दोस्त, मित्र, इष्ट किसी से भी मिलने से पहले लड़की वालों को अपना इंटरव्यू देना पड़ता है। कोई ना कोई उसकी शादी तय करने के लिए उसके पिताजी के पास आकर बैठा ही होता था। आलम ये हो चुका था कि राहुल अपनी छुट्टी काटने जब घर पे आता है तो वो सो के भी उठता है तो देखता है कि कोई ना कोई उसके दरवाजे पर उसे देखने के लिए, उसकी शादी करने के लिए आ ही गया है। लेकिन राहुल का पिता जो होता है रामराज थोड़ा लालची टाइप का आदमी होता है। अब जब वो देखता है कि बहुत सारे लोग शादी करने के लिए उसके बेटे के पीछे पड़े हैं, एक तो बेटा इकलौता है, दूसरे दरोगा के पोस्ट पर पोस्टेड है, तब उन लोगों से कहता है कि भाई देखिए, मैं 25 लाख रुपया दहेज लूंगा और एक 4 चक्का कार लूंगा, एक 4 व्हीलर कार लूंगा, तभी मैं अपने बेटे की शादी करूंगा। कई लोग आते हैं लेकिन उसकी ये मांग देखकर कई लोग दबे पांव वापस चले जाते हैं। उन लोगों के बस की ये शादी नहीं थी। उसका पिता रामराज इसलिए इतना ज्यादा दहेज की मांग करता है कि जो लोग ऐसे आ रहे हैं जिन्हें दरोगा की पावर मालूम नहीं है, जिन्हें दरोगा की कमाई नहीं मालूम है, वो लोग चले जाएंगे और वही लोग बचेंगे जो वास्तव में हमारे बेटे की शादी करना चाहते हैं। और एक दिन एक पिता आता है एक गांव से जो कि गरीब होता है, उसकी नेहा की शादी के लिए जैसे ही रामराज के दरवाजे पर आता है, रामराज उसे बैठाता है। उसके बाद सारी बातचीत होती है, राहुल को बुलाया जाता है। नेहा का पिता राहुल को देखता है, देखने के बाद कहता है ठीक है, शादी तय है, हमारी जितनी भी मांगे हैं 20-25 लाख रुपए और एक 4 चक्का कार देने के लिए तैयार हूं। वो तैयार हो जाता है और फिर तैयार होने के बाद सब लोगों की आपस में बैठकर रामराज के घर पर बातें होती हैं। बातें होने के बाद वो लड़की का पिता यानी नेहा का बाप अपने घर चला जाता है और जब घर में अपने सब कुछ बताता है तो उसके जो बेटे थे, नेहा जो थी और उसकी माँ, सब लोग एक बार कहते हैं कि आप पागल हो गए हो, ये शादी हम नहीं कर सकते, इतना दान दहेज धन हम कहां से ला के देंगे। तो नेहा का पिता कहता है कि देख, लड़का दरोगा है, अच्छी खासी उसकी कमाई है, हमें भले ही अपना 1 बीघा खेत बेचना पड़े, हम अपना खेत बेच के उनको दान दहेज दे देंगे। फिर घर वाले भी मान जाते हैं और नेहा का पिता की डेट निकलवाना चाहता है। वो रामराज के घर पर जाता है। अब राहुल अपनी छुट्टी काट के अपने विभाग में ड्यूटी के लिए जा चुका था। रामराज से वो मिलता है। रामराज उसे कहते हैं कि देखो भाई, अब हमारे बेटे को जब अगली छुट्टी मिलेगी तभी हम आगे कोई मंगनी वगैरह का प्रोग्राम कर पाएंगे। ऐसा है कि 1-2 महीने का समय दो, उसके बाद हम आपकी बिटिया की शादी करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। अगर आप हमारी सारी मांगे पूरी कर रहे हैं तो हम किसी दूसरे के यहाँ शादी करने बिल्कुल नहीं जाएंगे। लेकिन वो बिटिया का बाप होता है, उसके पास बहुत सारी चिंता, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। वो डर रहा था कि ये लोग दहेज के लोभी हैं, कहीं हमसे ज्यादा इनको देने वाला मिल जाए, तब ये उनके फंदे में आ जाएं और उनके यहाँ शादी तय कर लें। तो रामराज कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर हमने शादी तय कर ली है तो तय कर ली है, 2 महीने का इंतजार करो, आपका बेटा जब छुट्टी आएगा आपको बुलाकर शादी तय कर लेंगे। और धीरे धीरे 2 महीने बाद जब उसका बेटा दोबारा छुट्टी आता है तो नेहा के पिताजी को बुलवाया जाता है। कि पिताजी बाकायदा 10-12 लाख रुपए रामराज को बतौर दे देते हैं कि ये आपका है पैसा, जो मंगनी का पैसा है। और मंगनी तय होती है दोनों की, एक होटल में अच्छे खासे रीति रिवाज के साथ मंगनी होती है। और जो कुछ बचे खुचे पैसे थे दहेज में देने के लिए, वो नेहा का पिताजी रामराज को दे देता है। धीरे धीरे समय गुजर जाता है, शादी की तारीखें तय थी, शादी तय हो जाती है। अब दोनों परिवार खुशी खुशी, यानी कि रामराज का परिवार और नेहा के परिवार वाले खुशी खुशी शादी की तारीखों का इंतजार और पूरे घर में इंतजाम करने लगते हैं। ये महज शादी को 7 से 8 दिन बीता था, सबको कार्ड बच चुके थे, सबके यहाँ शादी का निमंत्रण जा चुका था। फिर कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा ना था। कुछ ऐसा होने के बाद दरोगा राहुल कुछ ऐसा निर्णय लेता है जो समाज के लिए एक बार सीख बन जाती है। तो आखिर दरोगा राहुल ने क्या निर्णय लिया था और कुछ ऐसा क्या हुआ
जो किसी ने सोचा नहीं था। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही सामाजिक कहानी है और समाज को एक सीख देने वाली कहानी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है दोस्तों कि अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कहानी पर आए हो तो पूरा कहानी आखिरी तक सुन कर जाना। अब शादी के मात्र 8 दिन पहले नेहा एक बाजार जाती है अपने साजो सामान, अपनी शादी की तैयारी करने के लिए शॉपिंग करने, और जैसे ही वो रोड क्रॉस कर रही थी, अचानक आती हुई एक तेज कार ने नेहा को इतना जोर का झटका मारा कि नेहा इस रोड से उछलकर सीधा उस रोड पर जा गिरी। गिरने के बाद वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। नेहा के साथ उसकी माँ और उसकी बहन गई थी। सब लोग जब ये देखते हैं कि नेहा को काफी चोटें आई हैं तो बाजार वाले मिलके नेहा को आनंद फानन में एक हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। उसका इलाज चलता रहता है। उसको सर पर और पैर में कई जगह फ्रैक्चर थे पूरे शरीर में, और सर पर बहुत ज्यादा चोटें आ चुकी थी। दोनों की शादी तय कराने वाला व्यक्ति था जिसे हम अगुआ कहते हैं, बिचौलिया कहते हैं। बिचौलियों को जब ये सूचना मिलती है तो वो राहुल के पिता रामराज को सूचना देता है। रामराज कुछ देर सोचता है कि अगर उसे इतनी तेज चोट आ चुकी है तो जो मैं पैसा लिया हूं उसके पिताजी से, वो पैसा मुझे सामाजिक दृष्टि से, मानवता के हिसाब से उसे वापस करना चाहिए। और वो 20-25 लाख रुपए अपने पास लेता है और सीधा हॉस्पिटल में पहुंचकर नेहा के पिताजी से हालचाल लेने के बाद उसे पैसे वापस कर देता है। नेहा के पिताजी सोचते हैं कि कहीं न कहीं से उसकी बेटी की शादी का मना करना ही हुआ। वो बहुत दुखी होते हैं। रामराज उनसे कहता है कि ईश्वर की जो होनी है उसके आगे किसी की नहीं चलती है, आप परेशान मत होइए, ये पैसा लीजिए और अपने बिटिया का इलाज करिए। अब उसकी बिटिया का इलाज चल रहा होता है। चूंकि उसके सर पर बहुत ज्यादा चोटें आई थी, इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि उसके जितने भी बाल हैं वो बाल सर से निकालने पड़ेंगे और उसका मुंडन किया जाता है। और मुंडन करने के बाद लगातार उसका इलाज चलता रहता है। 1 महीने का डॉक्टर उसे बेड रेस्ट बोलते हैं और बोलते हैं 1 महीने तक इस बिटिया को अब कहीं नहीं आना है, कहीं नहीं जाना है, बेड से इसे हिलना डुलना भी नहीं है। घर वाले उसे लेकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के अपने घर ले आते हैं। अब इधर शादी की तारीखें 1-2 दिन बची थी। ऐसे में ये पूरी शादी नहीं हो सकती थी क्योंकि नेहा जिसे दुल्हन बनना था वो पूरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त थी। उसके सर पर, उसके हाथ पर, उसके पैर पर बहुत सारे फ्रैक्चर हो चुके थे। रामराज को फोन करता है राहुल के पिता को, तो राहुल का पिता कहता है कि भाई साहब, हम ये शादी कैंसिल कर रहे हैं, और अंततः दोनों की शादी को कैंसिल कर दिया जाता है। अब राहुल अपनी ड्यूटी में रम जाता है, अपनी दिन रात ड्यूटी करता रहता है, और वो देखता है कि लगातार उसके घर पे लोगों को पता चल चुका है कि उसकी जो शादी तय होने वाली थी उस लड़की की दुर्घटना हो गई, इसलिए अब वो शादी कैंसिल हो गई है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे, जब ये बातें सुनते हैं तो एक अवसर मिल जाता है। बहुत सारे लोग फिर से राहुल की शादी करने के लिए पीछे लग जाते हैं। अब धीरे धीरे समय गुजरता रहता है। एक दिन राहुल अपने घर छुट्टी आता है। बैठकर जैसे ही खाना पीना खाता है, उसे पता चलता है कि उसके साथ का ही एक दरोगा है जिसकी अभी सड़क दुर्घटना में बहुत तेज से दुर्घटना हुई है। उसे बहुत तेज चोट लगी है और वो एक हॉस्पिटल में भर्ती है। जैसे ही राहुल को ये बातें पता चलती है, राहुल अपनी गाड़ी स्टार्ट करके सीधा उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहां पे उसका साथी दरोगा एडमिट था। वो दरोगा साथी को देखता है और देखकर जैसे ही बाहर निकल रहा होता है, वैसे देखता है कि उसकी शादी जिस लड़की नेहा से तय हुई थी, उस नेहा को उसकी बहन और उसकी माँ दोनों कंधों की तरफ से पकड़े हैं। वो बेचारी धीरे धीरे चल रही है। सर के सारे बाल जो है वो निकल चुके हैं, यानी कि वो गंजा हो चुकी है। जब राहुल ये सब देखता है तो वो तुरंत ही नेहा को पहचान जाता है, उसकी माँ को पहचान जाता है। पहले तो वो सोचता है कि मैं बाहर से किनारे होके कन्नी मार के निकल जाऊं, लेकिन जब वो ये स्थिति देखता है तो कहता है कि मानवता ये हमें सीख नहीं देती है। भले ही मैंने शादी नहीं की, उसकी दुर्घटना हो गई, लेकिन मुझे एक बार हाल चाल तो लेनी ही चाहिए। वो उसकी माँ को जैसे ही देखता है पहचान जाता है। उसकी माँ कहती है, राहुल बेटा तुम? तो कहता हाँ माँ जी। वो देखता है नेहा को, तो नेहा जब शादी तय हुई थी तो एक खूबसूरत एक नौजवान लड़की थी, लेकिन आज नेहा हड्डियों का ढेर बन गई थी, एकदम कंकाल सी लगने लगी थी। उसकी आंखें अंदर घुस चुकी थी, बहुत ही दुबली पतली लग रही थी। वो उन लोगों को सांत्वना देता है और कहे कि जो हमारी तरफ से सहायता होगी माता जी बताइएगा, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे।
लेकिन उसी क्षण नेहा की माँ जो है वो एकदम रुअंधी हो जाती है। इसे देखकर राहुल का दिल जो है वो पसीज जाता है। राहुल अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और सीधा घर आता है। घर आने के बाद 1-1.5 घंटे सोचता है बैठकर, और सोचने के बाद ये प्रण करता है कि चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, अब वो शादी नेहा से ही करेगा। और उसके बाद 1-2 दिन बाद वो नेहा के पिताजी को फोन करता है और कहता है कि चाचा जी, मैं राहुल बोल रहा हूँ, दरोगा राहुल, जिसके घर आपने अपनी बिटिया नेहा की शादी तय की थी। अब जब नेहा के पिताजी ये सब सुनते हैं तो अंदर से खुश हो जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है ये शादी के लिए फिर से कहे, और राहुल वही करता है। राहुल कहता है कि चाचा जी, मुझसे गलती हो गई, मैं नेहा से शादी करूंगा और नेहा के साथ ही अपनी जिंदगी गुजारूंगा। तो उसका पिताजी कहता है कि बेटा, भी नेहा को 5-6 महीने ठीक होने में लगेगा, ऐसे में शादी कैसे करोगे? तो वो कहता है कि चाचा जी, मैं 6 महीने आप कह रहे हो, मैं 6 साल इंतजार कर लूंगा, लेकिन शादी तो मैं अब नेहा से ही करूंगा। और धीरे धीरे समय गुजरता है। 6 महीने बाद जब नेहा ठीक हो जाती है, स्वस्थ हो जाती है, उसकी जो भी समस्याएं थी वो सही हो जाती हैं, चलने फिरने लगती है, फिर से वो थोड़ा देखने में ठीक ठाक हो जाती है, खाने पीने लगती है, घूमने टहलने लगती है। राहुल नेहा के पिताजी को फोन करता है और कहता है कि चाचा जी, हमें आपसे बात करनी है, आप हमसे मिलिए। तो अगले दिन नेहा के पिताजी जाते हैं, मिलते हैं। वो कहता है कि चाचा, हम शादी अब करेंगे नेहा से। तो नेहा के पिताजी कहते हैं, बेटा, तुम्हारे पिता जो रामराज हैं वो पैसे के आगे नहीं मानेंगे। तो वो कहता है कि हम पिताजी को बताएंगे ही नहीं, हम जहाँ पे यहाँ पोस्टेड है पुलिस लाइन में, यहीं पे हमारी शादी करिए। और फिर उसके बाद नेहा के पिताजी शादी की तारीख रखते हैं। दोनों की पुलिस लाइन में, पुलिस कर्मियों के बीच में धूमधाम से शादी हो जाती है। लेकिन ये बातें रामराज को, यानी कि राहुल के पिता को और उसके घर वालों को पता नहीं। इधर आलम ये था कि लड़की वालों की लाइन लगी थी। अब जब उन लोगों को पता नहीं था तो राहुल अपनी पत्नी नेहा को लेकर पुलिस लाइन में एक सरकारी आवास में रहने लगता है। और उसके बाद वो अपने पिताजी से, अपने माताजी से थोड़ा कम बातें करता है। लेकिन कुछ दिन बाद ही उसकी माताजी पुलिस लाइन में उसके साथ जो क्वार्टर था उसी में रहने आ जाती हैं। अब राहुल एक खाली सरकारी क्वार्टर में अपने पत्नी को, उसकी माँ को, उसकी बहन को, क्योंकि उसकी माँ और बहन जो थी नेहा की देखरेख के लिए थी, तो खाली क्वार्टर में शिफ्ट कर देता है। अब 4-5 दिन जब राहुल की माँ वहां पुलिस लाइन में रहती है तो एक दिन देखती हैं कि नेहा को नेहा की माँ और नेहा की बहन लेकर जा रही है। वो रोक लेती है और नेहा की माँ से पूछती है, अरे आप यहाँ कैसे? तो कहती हैं कि दरअसल हम अपने बिटिया को दिखा रहे हैं। फिर वो राहुल से पूछती है उसकी माँ, यहाँ पर तो नेहा और नेहा की माँ और नेहा की बहन रहती हैं। तो मजाक में कहता है कि अरे माताजी, मैंने शादी कर ली है। तो वो कहती हैं कि तुमने शादी कर ली है, बताया भी नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। फिर कुछ देर बाद ही राहुल कहता है कि माँ, मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो माँ थी, राहुल को पाल कर बड़ा की थी, जिस हिसाब से राहुल ने मजाक में ही कहा था शादी कर ली है, उस हिसाब से उसकी माँ समझ जाती हैं कि वास्तव में राहुल ने शादी। और धीरे धीरे ये पूरा वाकया उसकी माँ घर जाकर उसके पिता रामराज को बताती हैं। रामराज फिर कहता है कि राहुल, तुमने बहुत गलत किया। तो राहुल अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, हमने गलत नहीं किया, हमने समाज के हिसाब से किया, एक मानवता के, एक इंसानियत के नाते किया। पिताजी, अगर मेरी शादी होने के बाद नेहा कहीं घूमने टहलने या कहीं कुछ करने जाती, उसका एक्सीडेंट हो गया होता, तब हम क्या करते? ये तो कहो शादी के पहले हुआ था। तो उसका पिता रामराज कहता है कि अगर शादी के बाद हुआ होता तब बेटा हम मानते कि हाँ कोई बात नहीं, अब हमारे घर की दुल्हन बन चुकी है। लेकिन ये शादी के पहले हुआ था, तब वो हमारे घर की दुल्हन नहीं थी। तो राहुल कहता है कि पिताजी कोई बात नहीं, मुझे लगा कि इंसानियत के नाते, मानवता के नाते, भले ही मैं दरोगा हो चुका हूं, लेकिन मेरा ये परम कर्तव्य है कि जिस पिता को, जिस बिटिया के बाप को इतनी जिम्मेदारी थी, जिसने शादी तय होने के बाद ही 25 लाख रुपए आपके हाथों में बिना किसी विश्वास के ला के रख दिए, उस पिता के साथ हमें कभी भी गलत नहीं करना चाहिए, उस बेटी के साथ हमें कभी भी गलत नहीं करना चाहिए। और पिताजी, यही सब सोचकर मैंने नेहा को अपना लिया था। अब रामराज भी मजबूर हो चुका था, क्या करता, बेटे के आगे उसकी अब चलने वाली नहीं थी। ये सब अच्छी तरीके से खूब बखूबी समझ चुका था। अब वो राहुल से कहता है कि बेटा, अब देर मत करो, हमें भी पुलिस लाइन लेकर चलो। और फिर
माता पिता राहुल के एक गाड़ी में सवार होते हैं और पुलिस लाइन जाते हैं और पुलिस लाइन में गाजे बाजे के साथ आज नेहा को घर लाया जाता है। समाज के लोगों को एक कार्ड, एक निमंत्रण भेजा जाता है बहु भोज के लिए और एक पूरे गांव में, मोहल्ले में एक बहुत बड़ा बहु भोज का आयोजन किया जाता है जिसमें सब लोग खुशी खुशी से शरीक होते हैं और सबके मुंह से यही निकलता है कि अगर सोच हो तो राहुल जैसी हो, अगर व्यक्ति हो तो राहुल जैसा हो, अगर किसी को अपनाने वाला हो तो राहुल जैसा हो। दोस्तों, समाज में ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब किसी को समस्या हो जाती है, किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, कोई दुर्घटना का शिकार हो जाता है, लेकिन वास्तव में वह व्यक्ति, वह इंसान समस्या के लिए, उस मजबूरियों के लिए स्वयं जिम्मेदार नहीं होता है। कई चीजें ईश्वर के हाथ में होती है। फिलहाल आप राहुल के बारे में क्या कहना चाहते हैं और आपकी राहुल के बारे में क्या राय है, अपनी पूरी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं ऐसी एक नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।